इस श्रृंखला में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अनुरूप स्नातक के जो हिंदी के भाषा के छात्र हैं उनके लिए 5वें सेमेस्टर के दूसरे प्रश्न पत्र जिसका कि नाम हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है उसके पाठ्यक्रम को देख रहे हैं। और इस पाठ्यक्रम में चलिए देखते हैं, ये नया पाठ्यक्रम आया है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र है ये और इसमें इसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो सबसे पहले तो जरा ये समझते हैं कि ये हिंदी का राष्ट्रीय काव्य का क्या अर्थ है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए, ये समय के हिसाब से साहित्य और भाषा उसका अध्ययन समय के हिसाब से किया जाता है, समय के अनुरूप किया जाता है। इस समय भाषा बोली जाती है भारत में कई राज्यों में, कई नगरों में, और राष्ट्र के तौर पर हमारी राष्ट्रभाषा होने के बाद भी हिंदी हर जगह नहीं बोली जाती। लेकिन फिर भी जो हम यहाँ इस प्रश्न पत्र के माध्यम से ये जानना चाहते हैं या यूं कहें कि हम छात्रों को ये सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीय काव्य ने हिंदी में लिखे गए रचे गए राष्ट्रीय काव्य ने किस प्रकार हमारे जीवन में उसके क्या भूमिका रही और उसका क्या प्रभाव पड़ा इत्यादि। और इस बात को जानने के लिए कि ये जो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है इसको हम थोड़ा, जैसे हम जब कभी किसी पाठ्यक्रम को देखते हैं तो हम हमेशा ये ऊपर से लेकर नीचे आते हैं, यानी कि जो पहली इकाई क्या है, दूसरी इकाई क्या है, तीसरी, इस प्रकार की बात करते हैं। आज हम नीचे से ऊपर जाते हैं, उल्टी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है ये आखिरी इकाई में पहुंचते हैं, हिंदी फिल्मों में राष्ट्रीय काव्य, हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य। तो इसमें जो हम जिसका उदाहरण लेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है कवि प्रदीप की एक रचना आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। देखिए, ये भी मजेदार बात है कि ये 1943 में पिक्चर आई थी, उसमें ये काव्य लिखा गया था, ये कविता या गीत लिखा गया था। तो ये काव्य, ये कविता भी नहीं है, ये वास्तव में ये गीत है। और हमने बात इसलिए की हिंदी फिल्मों में राष्ट्रीय काव्य की क्योंकि फिल्मों का हमारे जीवन में उनका बहुत अच्छा खासा उनकी भूमिका है और वो बहुत उनका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो अगर हमें कुछ जानना है, सीखना है, पुस्तकों से पढ़ना तो आवश्यक होता ही है, लेकिन हम जीवन से भी सीखते हैं। और चाहे कोई माने या ना माने, जो विद्याविद हैं, जो पढ़ाने वाले लोग बाग हैं, वो फिल्मों को थोड़ा हल्के नज़र से देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फिल्में भी जीवन में व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती हैं। तो इसीलिए देखिए, हमारे शिक्षाविदों ने, जिन्होंने इस पाठ्यक्रम की रचना की है, उन्हें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो ये पहला जो ये है हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य। उसके बाद उससे पीछे जाते हैं हम, तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी कविताएं हैं मातृवंदना, हम भारतवासी। फिर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कदम मिलाकर चलना होगा, उनकी याद करें। इसी प्रकार सोहन लाल द्विवेदी जी की मातृभूमि, तुम्हें नमन, चल पड़े जिधर दो डगमग में। तो ये जो राष्ट्रीय, अब आप देखेंगे जब इनको हम बोलते हैं, जैसे इसके पीछे जाएंगे तो और भी बात गंभीरता से समझ में आती है। क्या है, जो छठी इकाई में है समकालीन राष्ट्रीय काव्य प्रथम चरण, इसमें श्याम नारायण पांडे, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं। और इनकी ये सभी कविताओं के नाम देखिए आप, खूनी हस्ताक्षर, शहीदों में तू नाम लिखा ले रे, उठो धरा के अमर सपूतो, चेतक की वीरता, राणा प्रताप की तलवार, ये जो सारे हैं ये हमारे अंदर जोश भरने वाले हैं, हमें उत्साहित करने वाले हैं, हमारे अंदर उत्साह का संचार करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ये उस समय की कविताएं हैं जब हमें इन सब की आवश्यकता थी। कैसी थी? युद्ध जो है, जैसे जब अंग्रेज थे तो युद्ध हमारे देश के अंदर ही हो रहा था, आजकल देश से बाहर भी होता है। और युद्ध
जैसे आज के समय में देखा जाए तो युद्ध बाहर और अंदर दोनों होता है। सरहद पे तो होता ही है, सीमा पे तो होता ही है, लेकिन आतंकवाद के चलते हमारे शहरों में भी होता है। तो लेकिन ये बात क्यों की जा रही है? ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हमें जो है समझ में आए कि कैसे समय के हिसाब से कैसे कविता बदलती है और कैसे कविता का बोल बदलते हैं, रूप बदलता है, किन किन विषयों पे कविता लिखी जा रही है, उस प्रकार की बात होती है। जैसे आज अगर कोई चेतक की वीरता और राणा प्रताप की तलवार की बात करे तो संभवतः हमें कम समझ में आएगा। क्यों? कि अब युद्ध जो है घोड़ों पे नहीं लड़ा जाता, ना तलवार से लड़ा जाता है। लेकिन जब ये लिखी गई थी कविता तब इसका महत्व तब भी था। अब हम इसके पिछली इकाई में चलते हैं, छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य। तो ये जो छायावाद के बाद मतलब समझिए लगभग स्वतंत्रता के बाद का काव्य है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का है या स्वतंत्रता के लगभग के समय का है और उसके बाद का है। श्यामलाल गुप्त पार्षद, झंटा गीत और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है। तो इसके और पीछे जाते हैं आप, छायावाद युगीन। छायावाद युग में कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, माखन लाल चतुर्वेदी थे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी। तो ये सारे लोग छायावादी हैं। अब एक बात समझिए, ये सारे लोग जो हैं इनमें से दिनकर पहले भी हैं, बाद में भी हैं, और नवीन जी और श्यामलाल गुप्त जी का मुझे पता नहीं है, आपको जाकर देखना चाहिए कि ये इनका जीव कार्यकाल, इन्होंने कविता कब लिखी और क्यों लिखी, क्या भूमिका थी उसकी। तो छात्र के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर आपको हर कविता का संदर्भ जरूर जानना चाहिए कि ये कविता कब लिखी गई, क्यों लिखी गई और किसके लिए लिखी गई, हर कविता का। जैसे ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा है, जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये इनकी कविता है। तो इसी प्रकार ये जो कविताएं हैं इन सभी के बारे में थोड़ा हमें जानना चाहिए कि क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, और इन लोगों के मन में, इन कवियों के मन में क्या भाव आता था, क्या उनका कारण था। ये लोग देखिए, लड़ाई दो तरीके से लड़ी जा सकती है। एक होती है सैनिक जब जो भी अस्त्र शस्त्र है उनको लेकर जाकर लड़ता है। दूसरा होता है लेखक या कवि जो दूसरे लोगों को उनके अंदर उत्साह या जोश भरता है। और ये उत्साह या जोश इसलिए नहीं भरा जा रहा कि हमें किसी के ऊपर अधिकार कर लेना है, किसी को हरा कर उसके ऊपर कब्जा कर लेना है, बल्कि ये तो अपनी स्वयं की स्वतंत्रता के लिए है। इन दोनों में भी अंतर है। जैसे आज के समय में रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, या फिर इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। तो उनमें क्या है, एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहता है और दूसरा स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। तो हमारे जो ये कवि हैं, आपको जानना चाहिए कि ये कवियों दूसरे की स्वतंत्रता लूटने के लिए बनाई गई है कि अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए बनाई गई, या स्वतंत्रता पाने के लिए लिखी गई हैं। तो इनमें से कुछ ऐसी हैं जो बचाए रखने के लिए लिखी गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो पाने के लिए लिखी गई हैं। तो हमें इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कविता अगर अपना काम ना करे, उसको सुनने के बाद हमारे अंदर जोश ना आए, तो फिर ऐसी कविता किस काम की। हमें पता ही नहीं चला और कोई हमको बता के गया कि उसका क्या प्रभाव होना चाहिए था, हमें बात ही समझ में नहीं आई। फिर तो ऐसी पढ़ाई किस काम की। पढ़ाई तो उसी काम की है जो हमारे साथ रहे, जीवन पर्यंत रहे। और अब देखिए और थोड़ा पीछे जाते हैं। इसके पहले ये भारतेंदु और द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य है। ये तब है जब अंग्रेजों ने भारत पर ठीक उनका पूरा आधिपत्य था, हम लोग पूर्णतः जो है दास थे। तो इन लोगों की लिखी कविताओं में क्या भाव आता है, कैसे शब्द प्रयोगों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या लोगों से कहना चाह रहे हैं। और थोड़ा पीछे जाएं तो ये भक्ति एवं रीतकालीन काव्य। अब देखिए इसमें भी देखिए दो विशेष नाम है, एक तो गुरु गोविंद सिंह जी और दूसरे भूषण। गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, देहु शिवा वर मोहि इहे, बाण चले ते कुमकुम मानो। तो गुरु गोविंद सिंह जी, अब आप सोचिए, देखिए हमारे आज के समय में सिख धर्म एक अलग चीज हो गई है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी क्या कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं।
या ऐसे भूषण को देखिए, इंद्र की आराधना कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उस समय अधिकांश काव्य लिखा गया था ये रीतिकालीन काव्य है, भक्ति काव्य है। इसमें भक्ति किसके लिए की जा रही है उस पर ध्यान दीजिए आप। भक्ति भी किस लिए की जा रही है? भक्ति इसलिए नहीं की जा रही कि भगवान मुझे मिल जाए, वो इनकी भक्ति हो रही है देश के लिए। तो वो सब भी जानना चाहिए। इसी प्रकार जो चंद बरदाई का है पृथ्वीराज रासो, ये तो आप सभी ने कभी न कभी सुना होता है, और इसके बारे में इसकी विशेषता तो कुछ अलग ही है। अब इसका काल कब का था? ये देखिए, वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य, वीर गाथा काल है ये। आप बात हो रही है 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी की, और जगनिक भी उसी समय के हैं। तो ये आला खंड होता है, बुंदेलखंड में जो आला गाया जाता है, वो आज भी ऐसा होता है कि आप सुनेंगे, थोड़ी देर सुनने के बाद आपकी भुजाएं फड़कने लग जाएंगी। तो इस सारे काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि हमें, अगर एक कोई राष्ट्र है तो उस राष्ट्र के लोगों में राष्ट्रीय भावना तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जो राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए उसके लिए लिखा गया काव्य है। भाषा या साहित्य हमेशा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, वो हमें बांधे रखने के लिए भी होते हैं, हमें जीवन में कोई उद्देश्य देने के लिए भी होते हैं। और ये बातें हम हर व्यक्ति पर इनका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, जीवन में अगर आपके अंदर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है ही क्या? राष्ट्र होता क्या है? कुछ प्रांत, कुछ जमीन पे रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये एक मेरा राष्ट्र है। ऐसा क्यों कहते हैं? जरूरत क्या है? क्यों नहीं वो कहते कि ठीक है, सब लोग अपने अपने राष्ट्र बना लो, हर मोहल्ला एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। नगर की तो बात ही भूल जाओ, प्रांत की तो बात ही भूल जाओ, उसमें क्या समस्या है? तो ये सब बातें हमें इन पर विचार करना चाहिए, और यही जो है इस पाठ्यक्रम को बनाने वालों का मुख्य उद्देश्य रहा है। चलिए, अब इसके बाद हम अगले सत्र में किसी अन्य विषय के बारे में देखेंगे, और तब इसके अगले पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की जाएगी।